सोचिए, आप दुनिया के एक ऐसे कोने में खड़े हैं जहां इंसान का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ बस बर्फीली हवाएं, ऊंची ऊंची चट्टानें और समुद्र का शोर। यह जगह प्लैनेट के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, अंटार्कटिका से बस कुछ ही दूर। यहां आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, सी लायंस मिलेंगे, आसमान में उड़ते सी बर्ड्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज है जो यहां नहीं मिलनी चाहिए, पर वो मिलती है। आपको यहां दिखती है एक भेड़, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 4000। और यह कोई आम भेड़ें नहीं है। ये फार्म पर दिखने वाली भेड़ों से 3 से 4 गुना बड़ी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर पर इतना ज्यादा ऊन है कि इनका आधे से ज्यादा वजन तो सिर्फ ऊन का है। इनके लिए चलना, फिरना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो चुका है। ये भेड़ें मरने की कगार पर हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में ये कुछ ऐसा करने वाली हैं जो साइंस को भी हैरान कर देगा। ये न सिर्फ जिंदा बचेंगी, बल्कि एक ऐसी अनोखी प्रजाति बन जाएंगी जैसी इस धरती पर पहले कभी नहीं थी। तो तैयार हो जाइए न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जंगली भेड़ों की उस अद्भुत कहानी को जानने के लिए, जिसमें सर्वाइवल है, एवोल्यूशन है और इंसान का काफी बड़ा रोल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। कैम्बल आइलैंड, एक अनोखा ठिकाना। तो सबसे पहले यह जगह है कहां? इसका नाम है कैम्बल आइलैंड। इसे 1810 में एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने खोजा था। शुरू में यहां सी लायंस और वेल्स का शिकार होता था। फिर 1896 में इस आइलैंड को न्यूजीलैंड के पैस्चर सिस्टम यानी चारागाह सिस्टम में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब था कि कोई भी सरकारी जमीन का एक हिस्सा रेंट पर ले सकता है, वहां अपने पशु चरा सकता है और थोड़े टाइम के लिए उसका मालिक बन सकता है। कैम्बल आइलैंड की किस्मत में भी यही लिखा था। सबसे पहले गॉर्डन नाम के एक शख्स ने यहां 400 भेड़ें भेजी, लेकिन उनका काम चला नहीं। फिर 1900 के बाद कैप्टन टकर ने इस आइलैंड को खरीदा और उन्होंने यहां शीप फार्मिंग को सीरियसली लेने का फैसला किया। उन्होंने कम से कम 3 बार हजारों भेड़ें इस आइलैंड पर भेजी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मेरिनो ब्रीड की भेड़ें थीं जो अपने बेहतरीन ऊन के लिए जानी जाती हैं। धीरे धीरे आइलैंड पर भेड़ों की संख्या 4000 तक पहुंच गई और उनके लिए यह जगह एक जन्नत जैसी थी। यहां मेगा हर्ब्स जैसे खास पौधे थे जो उनके लिए बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और 1913 तक भेड़ों की आबादी बढ़कर 7000 से 8000 तक हो गई थी। एक भयानक फैसला, भेड़ों को मरने के लिए छोड़ा गया। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। इतनी सारी भेड़ों ने आइलैंड की वेजिटेशन यानी घास फूस को तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। जब खाना कम होने लगा तो भेड़ों की संख्या भी गिरने लगी। साथ ही इस काम में लगे लोगों का फाइनेंशियल लॉस भी बढ़ रहा था। और फिर साल आया 1931। इस साल उन भेड़ों के मालिक ने उन्हें पूरी तरह से आइलैंड पर लावारिस छोड़ दिया। उन्होंने वापस आने की जहमत ही नहीं की। उस वक्त तक भेड़ों की संख्या घटकर 4000 रह गई थी, लेकिन एक अनजान आइलैंड के लिए यह भी बहुत ज्यादा थी। और सिर्फ भेड़ें ही नहीं, वहां काम करने वाले मजदूरों को भी 2 साल तक अकेला छोड़ दिया गया था। उनके पास सिविलाइजेशन तक वापस आने के लिए कोई बोट नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद जब सरकार ने उन्हें लेने के लिए बोट भेजी तो उनके 2 साल की मेहनत से काटे गए ऊन की कीमत बोट के किराए से भी कम निकली। उन मजदूरों को अपनी मेहनत का एक पैसा नहीं मिला। खैर, अब हजारों भेड़ें उस वीरान आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थीं, और यह वो भेड़ें थीं जिन्हें इंसानी देखभाल के बिना जीने के लिए बनाया ही नहीं गया था। जिंदगी की जंग, कुदरत का सबसे बड़ा इम्तिहान। आपको यह समझना होगा कि डोमेस्टिक शीप यानी पालतू भेड़ें जंगली भेड़ों से बहुत अलग होती हैं। हजारों साल पहले इंसानों ने उनके वाइल्ड एंसेस्टर्स मुफलॉन्स को पालतू बनाया। मुफलॉन्स सर्दी में ऊन उगाते थे और गर्मी में उसे झाड़ देते थे, बिल्कुल दूसरे जानवरों की तरह। लेकिन इंसानों ने ब्रीडिंग करके पालतू भेड़ों की यह एबिलिटी खत्म कर दी ताकि उनसे ज्यादा ऊन मिल सके। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक पालतू भेड़ की साल में एक बार भी ऊन न काटें तो वह ऊन बढ़ता ही जाएगा, जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं। और एक टाइम के बाद यह ऊन इतना भारी और घना हो जाता है कि भेड़ के लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बाराक नाम का एक भेड़ मिला था जो 5 से 7 साल से भटक रहा था। जब उसे बचाया गया तो उसके शरीर पर इतना ऊन था कि वो ठीक से देख नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और भूख प्यास से मरने वाला था। कैम्बल आइलैंड की हजारों भेड़ों का भी यही हाल होने वाला था। उनकी ऊन काटने वाला कोई नहीं था। वो कमजोर थीं, उनके पास शिकारियों से बचने का कोई तरीका नहीं था। खुशकिस्मती से उस आइलैंड पर कोई बड़ा शिकारी जैसे भेड़िया या कुत्ता नहीं था।
बस स्कुआ नाम के प्रेडेटरी बर्ड्स थे जो कमजोर भेड़ों पर हमला कर सकते थे, तो कंडीशंस आसान नहीं थीं। उनका मरना लगभग तय था। चमत्कार, एक नई नस्ल का जन्म। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1931 में जब भेड़ों को छोड़ा गया तो उनकी संख्या कम होने लगी, पर कुछ सालों बाद साइंटिस्ट्स ने देखा कि पॉपुलेशन स्टेबल हुई और फिर अचानक से बढ़ने लगी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यहां पर काम किया चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत ने। शुरू के कुछ सालों में वो सारी भेड़ें मर गईं जिनका शरीर बहुत ज्यादा ऊन पैदा करता था या जो कमजोर थीं। वो बेचारी ऊन के बोझ तले या खाना न ढूंढ पाने की वजह से खत्म हो गईं। लेकिन उस भीड़ में कुछ भेड़ें ऐसी भी थीं जिनके जीन्स थोड़े अलग थे। शायद उनका शरीर थोड़ा कम ऊन बनाता था या उनके पास मौसम की मार झेलने की ताकत थोड़ी ज्यादा थी। बस यही भेड़ें जिंदा बच पाईं। इन टफेस्ट भेड़ों ने आगे अपनी जनरेशन बढ़ाई और उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह ज्यादा अडेप्टेबल पैदा हुए। 40 साल तक इंसानी दखल के बिना यह प्रोसेस चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी कैम्बल आइलैंड की भेड़ें बदलती गईं और जब 1975 में इंसान वापस उस आइलैंड पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। यह भेड़ें अब आम मेरिनो भेड़ें नहीं रही थीं। वो एक अलग ही फेरल ब्रीड बन चुकी थीं। उनकी टांगें लंबी हो गई थीं, वो अपना सिर ज्यादा ऊंचा रखती थीं और कठोर घास चबाने की वजह से उनके जबड़े का शेप भी बदल गया था। उनमें अपने जंगली पूर्वजों की तरह ऊन झाड़ने की टेंडेंसी भी वापस आने लगी थी और उनका बिहेवियर भी बदल गया था। वो सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक हर मौसम में लगातार चरते रहते थे ताकि जिंदा रहने के लिए जरूरी एनर्जी मिलती रहे। उन्होंने कुदरत के सबसे कठिन एग्जाम को पास कर लिया था, इंसानों की वापसी और एक मुश्किल फैसला। यह कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही इसका अगला हिस्सा दुख भरा है। 1954 में न्यूजीलैंड की सरकार ने कैम्बल आइलैंड को एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित कर दिया ताकि वहां के असली पौधों और जानवरों को बचाया जा सके। और इन भेड़ों को एक इन्वेसिव स्पीशीज माना गया, यानी एक ऐसी प्रजाति जो बाहर से आकर वहां के लोकल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही थी। और यह सच था। हजारों भेड़ें आइलैंड की नाजुक वेजिटेशन को तेजी से खत्म कर रही थी। इसलिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया गया, उन भेड़ों को वहां से हटाने का। 1970 में आइलैंड के बीच एक फेंस बनाई गई और उसके नॉर्थ साइड की सारी 1300 भेड़ों को मार दिया गया। आने वाले सालों में बाकी बची भेड़ों को भी कलिंग के जरिए खत्म कर दिया गया। 1980s के आखिर तक कैम्बल आइलैंड से इन अनोखी भेड़ों का अस्तित्व मिटा दिया गया। यह एक बहुत ही दुख भरा लेकिन नेचर को बचाने के लिए जरूरी कदम था। बचाव और विरासत, एक नई उम्मीद। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सभी भेड़ें मारी नहीं गईं। 1975 में एक रेस्क्यू टीम वहां गई और उन्होंने 10 सबसे सेहतमंद भेड़ों को जिंदा पकड़ लिया ताकि उनकी इस यूनिक ब्लड लाइन को बचाया जा सके। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। यह भेड़ें अब जंगली हो चुकी थीं और इंसानों पर हमला भी कर रही थीं। साइंटिस्ट्स ने सीटियों, विसल्स का इस्तेमाल करके उन्हें इकट्ठा किया और फिर उन 10 भेड़ों को अपने कंधों पर उठाकर लगभग 2 किलोमीटर नीचे शिप तक लाए। इन्हीं 10 भेड़ों के वंशज आज भी न्यूजीलैंड में कैप्टिविटी में जिंदा हैं। वो उस अनोखी एवोल्यूशनरी जर्नी की जीती जागती निशानी है। दुर्भाग्य से 2017 में इनमें से 5 भेड़ों को किसी ने चुराकर मार दिया, जिसके बाद इनकी संख्या सिर्फ 30 रह गई। यह भेड़ें साइंस के लिए अनमोल हैं क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप पूरी दुनिया में सबसे अलग है। क्या होता अगर उन भेड़ों को उस आइलैंड पर ही रहने दिया जाता? शायद हजारों साल बाद वो सच में एक बिल्कुल नई स्पीशीज बन जाती। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू आइलैंड पर आम कैंगरूज से अलग एक नई तरह के कैंगरू विकसित हुए। लेकिन यह अब एक ऐसी कहानी है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। आपको कैम्बल आइलैंड की इन भेड़ों की यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।